5 फरवरी 2025। एक एक्वेटिक फोटोग्राफर हर रोज की तरह ये टेनेरिफ के कोस्ट पर जाकर फोटोज खींचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से इनको और इनके एक असिस्टेंट को कुछ अजीब सा पानी में तैरता हुआ दिखता है। ये अपनी बोट से छलांग लगाकर पानी के अंदर जाते हैं एंड वहां पर कुछ ऐसा देखते हैं जो इस पूरी दुनिया ने आज से पहले कभी भी कैमरा पर नहीं देखा था। जिस चीज को इन फोटोग्राफर ने देखा था वो कुछ और नहीं बल्कि एक पिछले 1 महीने में आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस, रील्स और पोस्ट देखे होंगे, और इस टॉपिक पर सिर्फ लेस पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स ने आर्टिकल्स लिखे और वीडियोस बनाए। लेकिन ये पर्टिकुलर चीज इतनी ज्यादा वायरल कैसे हो गई? तो कहानी शुरू होती है मेरे घर से, जहां पर मैं अपने रूम में एक रात को लेटकर ये रिसर्च कर रहा था कि मुझे अगली वीडियो किस पे बनानी है। तभी अचानक से मेरा दोस्त मेरे रूम में आता है एंड वहां पर आकर मुझे बताता है कि एक पर्टिकुलर चीज है जिस पर कोई भी वीडियो नहीं बना रहा है एंड वो इंटरनेट पे बहुत तेजी से फैल रही है। और जैसे ही मेरे दोस्त ने इस टॉपिक के बारे में मुझे बताया, मैंने सीधा उस पर रिसर्च स्टार्ट की एंड बिना ज्यादा नॉलेज के मैंने एक बहुत बड़ी वीडियो बना दी। ये वीडियो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकते हैं, जिस पे आज भी 60 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। अब जब मैंने ये रील बनाई एंड अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली तो मेरे दोनों पार्ट्स पर क्यूमुलेटिव ऑलमोस्ट 100 मिलियन व्यूज बन गए थे। एंड उसी के अंदर कमेंट्स में बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि इस पे एक फुल वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने उसी रात बैठकर बिना ज्यादा रिसर्च किए एक बहुत ही बड़ी वीडियो बना दी, जिस पे आज भी क्लोज टू 1.3 मिलियन व्यूज है। लेकिन अनजाने में मैंने कुछ ऐसी चीज को ट्रिगर कर दिया था जिसने इस पूरी इंटरनेट को वायरल फ्रेंजी में भेज दिया, क्योंकि मेरी वीडियो डालते ही बहुत सारी ऐसी वीडियोस पॉपअप होना शुरू हुई जो पहले कोई बना नहीं रहा था। एंड अगले ही दिन हम सबका पूरा फीड भर गया था डूम्सडे फिशेस एंड लेवायथन से। लेकिन जब टाइम आगे पास हुआ एंड मैंने वापस जाकर इस वीडियो को देखा तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं क्या डिलीवर करना चाहता हूं। तो आज मैं अपनी खुद की वीडियो और ऐसी हजारों वीडियोस जो डूम्सडे पर बनी हैं उनके पीछे की सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये है डूम्सडे के पीछे का असली सच। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको लेवायथन की एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ। अचानक से समुद्र से बाहर क्यों आ रहे हैं? आपको याद होगा कुछ महीने पहले। लेकिन बात यहाँ सिर्फ ओवरफिश की ही नहीं है। गहरे समुद्र में बहुत सारे ऐसे अचानक से बाहर क्या आपने कभी एक अजीब सी फिश देखी है जो लंबी होती है, सांप की तरह होती है एंड उसकी पूरी बॉडी सिल्वर होती है? उसके जो फिन्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। एक ऐसी मछली जिसको ये बताया जाता है कि अगर वो पानी से निकलकर वाटर सरफेस पर आ जाए तो बहुत ही बड़ा प्रलय आ सकता है। ऑब्वियसली आप सभी ने इस फिश को देखा है। ये है डूम्सडे फिश। ये फिश देखी गई थी मेक्सिको के एक बीच पर एंड जैसा कि कहा जाता है कि इस फिश को देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, वैसा कुछ भी पिछले 1-1.5 महीने में मेक्सिको में नहीं हुआ। अब पहली बात तो यह है कि इस फिश का नाम डूम्सडे फिश नहीं, इसका नाम है ओरफिश, और जापानीज फोकलोर में इसको बुलाते हैं युगो नो सुकाई, यानी कि सी गॉड्स मैसेंजर। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सही में इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा है? क्या ये मछली एक आने वाले डेंजर का संकेत होती है? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ओरफिश नहीं और बहुत सारे ऐसे डेंजर्स जिनको बताया जाता है
कि वो डूम्सडे ला सकते हैं, क्योंकि डूम्सडे की असली सच्चाई हमें सबको बतानी जरूरी है। ये कहानी शुरू होती है 17th सेंचुरी जापान से। तब के लोग मानते थे कि जब ये ओरफिश समुद्र के सरफेस पे आती है तो ऐसा माना जाता है कि समुद्र के भगवान किसी तरीके का एक मैसेज भेज रहे हैं, और कोई ऐसा वैसा मैसेज नहीं, मुसीबत का संदेश। लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। 2011 में जापान के बीचेस पे कई ओरफिश मिले, और इसके कुछ ही महीने बाद आया एक बहुत ही बड़ा जलजला, तो होकू अर्थक्वेक और सुनामी। ये अर्थक्वेक कोई मामूली अर्थक्वेक नहीं था, इसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे 9 का था। हजारों लोग इस अर्थक्वेक की वजह से मर गए थे। हर तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन था, और तभी से लोगों का भरोसा और भी बढ़ गया कि ओरफिश एक नॉर्मल फिश नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं साइंस की। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि ओरफिश एक डीप सी फिश है। ये समुद्र के उन हिस्सों में रहते हैं जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, 2000 फीट या उससे भी नीचे। अब सवाल यह है कि अगर ये इतने नीचे रहते हैं पानी में, तो ये सरफेस पर क्यों आते हैं? अब एक थ्योरी कहती है कि ओरफिश बहुत ही सेंसिटिव होती है अंडर वाटर सीस्मिक एक्टिविटी से। अगर अर्थ की प्लेट्स हिलती हैं तो इन क्रीचर्स को सबसे पहले पता चल जाता है, और इसी वजह से ये सरफेस पे आते हैं एक वार्निंग लेकर। लेकिन अफसोस, ये सिर्फ एक अजम्पशन है, एक ऐसी अफवाह जिसको बहुत ही तेजी से फैलाया गया है। इसकी पीछे की सच्चाई जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2019 में। बुलेटिन ऑफ सीस्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका, उन्होंने जापान में ओरफिश साइटिंग्स और अर्थक्वेक्स का एक डेटा एनालाइज किया। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ होगा? इन दोनों चीजों के बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं था। इसका मतलब कि अगर ओरफिश की साइटिंग्स जितनी बार हुई हैं, उतनी बार अर्थक्वेक्स आया होता तो शायद आज जापान बचता ही नहीं। क्योंकि जितनी ओरफिश की साइटिंग्स हुई हैं, उन सब का डेटा अगर एनालाइज किया जाए, एंड जितने भी अर्थक्वेक्स आज तक हुए हैं उनका डेटा एनालाइज किया जाए, तो कहीं से भी ये आपस में रिलेटेड नहीं है। एंड इसी वजह से साइंस कहता है कि ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये ओरफिश इसलिए ऊपर आती हैं क्योंकि वो बीमार होती हैं, या उन्हें स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स ऊपर की तरफ ले आती हैं। और एग्जैक्टली यही चीज हमें देखने को मिली थी इस साइटिंग में, जो मेक्सिको के बीच पर हुई थी। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। क्या ये ओरफिश और इनकी साइटिंग्स, उसके साथ अर्थक्वेक, क्या ये सिर्फ जापान तक सीमित है? अगस्त 2017 फिलीपींस के एक शोर पर 2 ओरफिश मिले। अगले दिन 6.6 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया लुजॉन आइलैंड पे। लेकिन इसी के साथ साथ 2013 में अगर चले, कैलिफोर्निया के बीच पर भी 2 ओरफिश मिले। लेकिन कोई भी डिजास्टर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर हम आज देख लें, तो ये ओरफिश जो आई थी मेक्सिको के बीच पर, जिसने इतना क्रिएट कर दिया वायरलिटी पूरे इंटरनेट पे, उसके बाद मेक्सिको में अभी तक एंड शायद आगे भी कुछ ना हो। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कुछ और? पर शायद आपको अभी भी ये लग रहा होगा कि अमेरिका वाले जापान के बारे में क्या जानते हैं, उन्होंने कैसे रिसर्च करके बता दिया कि ओरफिश और अर्थक्वेक्स में कोई रिलेशन नहीं है। जापान के टोकाई यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिजुओका के रिसर्चर्स ने एक डिटेल्ड स्टडी की। उन्होंने 1928 से लेकर 2011 तक के 221 बड़े अर्थक्वेक्स का डेटा एनालाइज किया। ये सारे अर्थक्वेक्स 6 या उसके ऊपर मैग्नीट्यूड के थे। साथ ही उन्होंने 336 केसेस ऐसे भी कलेक्ट किए जहां डीप सी फिशेस जैसे ओरफिश और रिबन फिश शोर पर मिले थे या फिर पकड़े गए थे। और इस स्टडी से उनका एम क्या था? उनका एम भी वही था जो अमेरिका में किया गया था, कि क्या इन फिश साइटिंग से अर्थक्वेक्स का कोई डायरेक्ट लिंक है। अब क्या आप इसमें गेस कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या हुआ होगा? सिर्फ एक ही ऐसा केस मिला जो कि था 2007 में, चिएत्सु ऑफशोर अर्थक्वेक, जहां एक ओरफिश की साइटिंग के 30 दिन के अंदर एक 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर एक अर्थक्वेक आया। बाकी सारे 335 केसेस में कोई भी कनेक्शन नहीं मिला। अब प्रोफेसर योशियाकी ओरिहारा ने खुद कहा, हमने रिसर्च इस उम्मीद से शुरू की थी कि ये साइटिंग्स डिजास्टर प्रिवेंशन में मदद करेंगी, लेकिन अब हमें पता है कि ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन है। लोगों को अननेसेसरीली पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये रिसर्च बुलेटिन ऑफ सीस्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका में भी पब्लिश हुई है। मतलब साइंस ने ये क्लियर कर दिया
कि डीप सी फिश का दिखना अर्थक्वेक का साइन नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद लोगों का मानना और ओशन की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये दोनों ही एक अलग फैसिनेशन क्रिएट करते हैं। अब यहां पर आता है मेरा पहला सॉरी। मैंने आप सभी को यह बताया था कि शायद हो सकता है कि ये डूम्सडे से रिलेटेड हो, लेकिन मेरे रिसर्च करने के बाद मुझे यही पता चला कि ये बिल्कुल भी डूम्सडे से रिलेटेड नहीं है और मुझसे जो गलती हुई वो एक हाफ नॉलेज का नतीजा था। तो दोस्तों, कहानियों में दम हो सकता है, लेकिन जब तक साइंस उसे प्रूव ना कर दे, हमें इन सारी चीजों को सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ही मानना चाहिए। और फिश की रेयर साइटिंग्स हमें याद दिलाती हैं कि समुद्र के नीचे एक पूरी दुनिया छुपी हुई है, एक दुनिया जहां पर अभी भी कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। तो जब भी अब आपको कहीं पे भी किसी बीच पे एक और फिश मिल जाए तो घबराइएगा मत, आप उसे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शायद हो सकता है वो एक मैसेंजर हो, लेकिन उसका पैगाम अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। अब सिर्फ ओर फिश और एंगलर फिश ही नहीं, समुद्र के पास एक और रेयर और मिस्टीरियस फिनोमिनन होता है जिसको हम बुलाते हैं चकारा। अब आई एम रियली सॉरी अगर मैंने इसको गलत प्रोनाउंस किया, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में इसका रियल प्रोनाउंसिएशन बता दीजिएगा। तो अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो वाली रील देखी है जिसमें मैंने चकारा की बात की है, तो शायद आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अब उस रील में मैंने ये बोला था कि ये वाला इवेंट कंट्रीब्यूट करता है डूम्सडे की तरफ, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। अब ये फिनोमिनन हमें देखने को मिलता है केरला के मालाबार कोस्ट पर, और लोकल लैंग्वेज मलयालम में इसको बुलाया जाता है चावू करा, जिसमें चावू का मतलब होता है मरना और करा का मतलब होता है किनारा, यानी कि शोर पर मरने वाली मछलियां। अब जब चकारा होता है तो इस टाइम पर बहुत सारी मछलियां पानी के कोस्ट लाइन पर आ जाती हैं, और इतनी ज्यादा फिशेस एक साथ कोस्ट पर आती हैं कि कभी कभी वो बीच पर वॉश अप हो जाती हैं, और इसी वजह से आपको देखने को मिलता है केरला में ये वाला फिनोमिनन। अब ये फिनोमिनन तब होता है जब साउथ वेस्ट मॉनसून के टाइम ओशन की गहराइयों से न्यूट्रिएंट रिच पानी सरफेस पर आता है, और इस चीज को हम अपवेलिंग बोलते हैं। इस न्यूट्रिएंट रिच पानी में प्लैंकटन ग्रो करता है, और प्लैंकटन को कौन खाता है? ये वाली मछलियां। तो जब ये न्यूट्रिएंट रिच पानी के अंदर से ऊपर वाले सरफेस पर आता है तो वो बीचेस पर आने लगता है, एंड क्योंकि ये मछलियां इन प्लैंकटन्स को खाती हैं जो इस न्यूट्रिएंट रिच पानी में ग्रो करते हैं, इसी वजह से आपको इतनी सारी मछलियां इस बीच के शोर पर कूदते हुए, बाहर आते हुए, पानी से फिकते हुए दिखती हैं। और जब इतनी सारी फिश पानी से ऐसे बाहर आती हैं एक साथ, तब हमें एग्जैक्टली वो वाला सीन देखने को मिलता है जिसकी मैंने बात की थी अपने पिछले डूम्सडे वीडियो में। और चांसेस होते हैं कि ये वाला फिनोमिनन हर साल होता है, तो कहीं से भी ये चीज डूम्सडे की तरफ पॉइंट नहीं करती है। अलापुजा डिस्ट्रिक्ट का पुरक्कड़ और थ्रिसुर का कोडुंगलूर, ये कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर चकारा बहुत ही ज्यादा होता है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि साउथ अमेरिका के बहुत सारे कोस्ट पर देखा गया है। अब जब भी ये होता है तो ये सिर्फ एक नेचुरल इवेंट नहीं, कोस्टल कम्युनिटीज के लिए एक इकोनॉमिक फेस्टिवल बन जाता है। बहुत सारे फिशरमैन इस टाइम पर मंथ्स का पैसा कुछ ही दिनों में कमा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे ओवर फिशिंग और कोस्टल डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे चकारा की फ्रीक्वेंसी और स्केल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये नेचर का गिफ्ट हमेशा हमारे साथ बना रहे, तो हमें कोस्टल इकोसिस्टम्स की हेल्थ प्रिजर्व करनी होगी। 5 फरवरी 2025 स्पेन के टेनेरिफ के कोस्ट पर एक एक्वेटिक फोटोग्राफर डेविड जारा अपनी फोटोज लेने के लिए तैयार हो रहे थे। वो और उनके असिस्टेंट अपनी बोट में वेट कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनको पानी में कुछ ऐसा दिखता है जो आज तक इस पूरे अर्थ पर किसी भी कैमरा में नहीं दिखा था, और ये चीज दिखी थी कोस्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर अंदर पानी के। अब जैसे ही डेविड जारा उस पानी के अंदर कूदते हैं, उनके साथ साथ उनके असिस्टेंट भी कूद जाते हैं, और हमें मिलती है आज तक की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे मिस्टीरियस एक्वेटिक वीडियो। मैं बात कर रहा हूं एंगलर फिश की। आई एम श्योर हम सभी ने वो वाली वीडियो जरूर देखी है जिसमें एक एंगलर फिश पानी के सरफेस पे ऊपर आ चुकी थी, और इस चीज को ऐसा बताया गया
कि ये डूम्सडे से रिलेटेड है क्योंकि एक डीप सी फिश ऊपर आई है, इंक्लूडिंग मी, जिसने खुद एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी इसके लिए। लेकिन शर्म की बात यह है कि जब तक मैंने डीपली इसमें घुसकर रिसर्च नहीं किया तब तक मुझे यही नहीं पता चला था कि इस वीडियो के पीछे कौन है। इस वीडियो के पीछे थे डेविड जारा। अब स्पेनिश में उनके नाम का प्रोनाउंसिएशन है डेविड यारा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द वाइडर ऑडियंस मैं उन्हें डेविड जारा बुलाऊंगा। तो जब मैं डेविड के इंस्टाग्राम अकाउंट पर गया तो मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली जो पब्लिक को कभी बताई ही नहीं गई। डेविड ने बताया कि ये जो एंगलर फिश है ये एक फीमेल एंगलर फिश है क्योंकि ये सिर्फ 6 इंच की थी। और डेविड के अकाउंट पे आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें वो अपने असिस्टेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं एंगलर फिश को रिकॉर्ड करते हुए। उसमें उन्होंने यही बताया कि एक मेल एंगलर फिश 2 इंच का होता है, लेकिन हम सबको ये बताया गया था कि एक फीमेल एंगलर फिश बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और मेल एंगलर फिश 6 इंच का होता है एंड दिस वाज अ मेल एंगलर फिश। तो यही वो खेल है जहां पर इंफॉर्मेशन गलत स्प्रेड हो जाती है एंड आई एम सॉरी कि मैंने खुद इस मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया। अब सैडली वो एंगलर फिश ऊपर आकर सरवाइव नहीं कर पाई और उसकी बॉडी टेनेरिफ की एक फैसिलिटी में है। पर अब आ जाते हैं डेविड की एक वीडियो पर जहां पर स्पेनिश में उन्होंने हमें कुछ बताया है। उन्होंने ये बताया कि इस एंगलर फिश ने उनकी लाइफ बना दी क्योंकि जिस टाइम उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया था उसके बाद ये इतना वायरल हो गया कि लोग यही भूल गए कि डेविड ने वो वीडियो ली है। उसके बाद उन्होंने वीडियो में ये बोला कि ये बहुत शर्मनाक बात है कि लोग इसको डूम्सडे से कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये छोटी सी एक मछली कभी भी कोई डिजास्टर का मैसेज लेकर नहीं आ सकती। डेविड ने अपनी वीडियो में बताया कि ये एंगलर फिश लग रही थी कि बीमार थी या उस फिश ने कुछ ऐसा खा लिया था जिसकी वजह से उसका पेट फूलने लगा और वो धीरे धीरे ऊपर आ गई। उन्होंने ये भी बोला कि शायद हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स की वजह से भी ये फिश ऊपर आ गई हो, लेकिन लोगों ने इंक्लूडिंग मी थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं किया इसको डूम्सडे फिश से कनेक्ट करने में और ये बहुत ही ज्यादा सैड बात है। तो अगली बार कभी भी आप कोई डीप सी फिश देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रलय आने वाला है। उसका मतलब ये है कि वो मछली हो सकता है पेन में हो, उसको कोई बीमारी हो या वो अपने परिवार से अलग हो गई हो। इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक कोई एक पर्टिकुलर प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक हम किसी भी चीज पे विश्वास ना करें। अभी रिसेंटली मैंने एक रील बनाई थी म्यांमार अर्थक्वेक्स पे जहां पर मैंने बात की थी कि किस तरीके से म्यांमार में एक 7.7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था एंड उसके साथ साथ कॉन्जिक्यूटिवली और भी अर्थक्वेक्स सब्सिक्वेंट डेज में आए एंड इस वजह से हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड बहुत सारा प्रॉपर्टी डैमेज हुआ था। अब इसी टाइम पे बहुत लोगों ने ये बोला कि डूम्सडे फिश ऊपर आई थी एंड फिर म्यांमार में अर्थक्वेक्स हो गए तो हो गया ना डूम्सडे फिश की वजह से अर्थक्वेक्स। लेकिन मैंने उस टाइम भी सोचा था कि इस चीज पर डालकर व्यूज तो आ जाएंगे लेकिन कभी भी किसी को भी कुछ भी सच नहीं पता चल पाएगा एंड द ओनली थिंग जो मैं यहां बैठकर कर सकता हूं वो ये है कि मैं आपको इसके पीछे का सच बताऊं। मार्च 2025 में म्यांमार में एक बहुत ही भयानक 7.7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया और इसका एपिसेंटर था म्यांमार का मांडले रीजन के पास। उसी टाइम से कुछ टाइम पहले असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में भी अर्थक्वेक्स के ट्रेमर्स फील किए गए। अब हमें यह जानना है कि ये अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल आंसर है, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में कोलिजन्स। इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ पुश करती है और ये प्रेशर जब रिलीज होता है तो अर्थक्वेक्स आते हैं। अब ये रीजन जिसे हम इंडो बर्मा सबडक्शन जोन कहते हैं एक हाई सीस्मिक एक्टिविटी जोन है। म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश सब इसी जोन में आते हैं और इसी जोन में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से अर्थक्वेक्स ऊपर आते हैं। लेकिन ये अर्थक्वेक्स कोई नए अर्थक्वेक्स नहीं है। 1897 में असम में एक 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। अब उस वक्त सोशल मीडिया तो क्या फोन्स भी एग्जिस्टेंट नहीं थे, लेकिन डिजास्टर बहुत ही बड़ा था। तो क्या 2025 एक ऐसा साल है जहां पर अर्थक्वेक्स बहुत ही ज्यादा आएंगे? रीसेंट डेटा के हिसाब से मार्च में आया म्यांमार का अर्थक्वेक, फरवरी में आया था अरुणाचल प्रदेश में अर्थक्वेक, 2024 में आया था मणिपुर में अर्थक्वेक और ये सारे अर्थक्वेक 6 के ऊपर थे। तो अब जब भी इस रीजन में अर्थक्वेक्स आते हैं तो लोग पैनिक करने लग जाते हैं।
बट हमें ये पता है कि ये जियोग्राफिकली प्रेडिक्टेबल है। और अभी इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बची है कि इस रीजन की जियोलॉजी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पर मल्टीपल फॉल्ट लाइंस हैं। तो कभी कभी अर्थक्वेक्स बहुत ही ज्यादा शैलो या वीक होते हैं एंड कभी कभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और बहुत सारी वीडियोस जो फेमस हो रही हैं, वायरल हो रही हैं इंटरनेट पे, वो बहुत सारी फोटोज म्यांमार की नहीं है। अब आप इमेजिन कीजिए कि बैंकॉक में अगर इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन है तो म्यांमार में क्या हो रहा होगा। इससे सीधा सीधा हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम इस जगह की जियोलॉजी और ज्योग्राफी में नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज में है कि पता होते हुए भी गवर्नमेंट्स यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन अलाउ करती है जो बिल्कुल भी अर्थक्वेक के रेजिस्टेंट नहीं है, जबकि ये जगह इतनी ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन है। अब ये जो अर्थक्वेक्स आए हैं, इन अर्थक्वेक्स में जितने लोगों की जाने गई हैं उनको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन एक चीज अश्योर कर सकते हैं कि ये अथॉरिटीज अच्छे से समझ जाएं कि इन जगहों पे कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। एंड मेन पॉइंट में यही बताना चाह रहा था कि ये डूम्सडे फिश और ये अर्थक्वेक्स का अभी भी कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो डूम्सडे और अर्थक्वेक्स को अब हम एक स्टेटमेंट में कभी भी नहीं लाएंगे। अब वापस आते हैं डूम्सडे वाले डिस्कशन पे, जहां हमने रिसर्च से ये फाइंड आउट किया कि ओरफिश, एंगलर फिश और चकारा, ये तीनों चीजें जो हो रही हैं ये सारी कहीं पे भी डूम्सडे से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन एक चीज अभी भी बचती है कि अगर ये फिशेस डूम्सडे को नहीं ला रही हैं तो ये ऊपर क्यों आ रही हैं। अब ये हमने सिद्ध कर दिया है कि ये बीमार हो रही हैं, लेकिन बीमार किस वजह से हो रही हैं, वो कौन सी चीज है जिससे हमें डरने की जरूरत है। इसका एक बहुत ही सिंपल, ऑब्वियस और आंखों के सामने दिखने वाला आंसर है क्लाइमेट चेंज। एंटार्क्टिका की आइस मेल्ट हो रही है, सी लेवल्स राइज कर रहे हैं, हिमालयन ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो दुनिया की सबसे पुरानी कोरल रीफ्स हैं वो सारी मर रही हैं। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन कोस्टल रीजन्स पर दिख रहा है, जहां इंडियन हीट वेव्स आ रही हैं। और इन सब में सबसे बड़ी चीज एक और है, जो कि है ओशन वाटर हीटिंग। अब हम जब भी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हम ट्रीज और लैंड की ही बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का ऑलमोस्ट 90% ओशंस अब्सॉर्ब करते हैं। अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, इन सारे ओशंस का पिछले 50 सालों में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है। और इन्हीं टेम्परेचर्स के बढ़ने की वजह से हमारे एक्वेटिक एनिमल्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, उनके घर उजड़ रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड वो हम सभी के आंखों के सामने दिख रहा है। ये डूम्सडे फिशेस का इतना ऊपर आना, ओशन वाटर का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ना, ग्लेशियर्स का पिघलना, ये सारी चीजें ह्यूमन एग्जिस्टेंस को चैलेंज करती हैं। अभी लोगों को ये समझ नहीं आता है कि अगर ये क्लाइमेट चेंज चलता रहा तो शायद ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे बहुत ही ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा। और आपको पता है क्लाइमेट चेंज का सबसे खतरनाक एस्पेक्ट क्या है? वो ये है कि ये अर्थक्वेक और सुनामी की तरह बहुत ही जल्दी नहीं आता। ये एक स्लो डिजास्टर है, इसीलिए लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये जरूर याद रखिए, क्लाइमेट चेंज एक आने वाले तूफान की तरह आवाज नहीं करता। वो सिर्फ ओशंस, टेम्परेचर और हवा के जरिए आपके और मेरे फ्यूचर को रीराइट करता है, बहुत ही धीरे धीरे। अब नेचुरल डिजास्टर्स हमेशा से थे, लेकिन आज हमें हर उस नेचुरल डिजास्टर की क्लिप मिल जाती है, इसीलिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अभी हो रहा है एंड 26 में तो दुनिया खत्म है। सोशल मीडिया एक टूल है जिसका हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए कि आज के बाद आप इस चैनल पर कभी भी कोई फेक न्यूज या अफवाह नहीं सुनेंगे। आज से आपके पास जो भी कंटेंट आएगा वो सीधा, डायरेक्ट एंड फुली रिसर्च्ड होगा। अब ऑब्वियसली बहुत सारी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं जिनको मैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उनको बताने के बीच में कोई भी झूठ आपसे नहीं बोला जाएगा। तो अगर आप रेडी हैं मेरी इस जर्नी को ज्वाइन करने के लिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं आपसे मिलता हूं अगली सच्ची वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किस चीज पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू एंड सी यू अगेन।
क्या आपने नोटिस किया कि मैंने एक बार भी इस वीडियो में लेवाइथन का नाम नहीं लिया, जबकि सबसे ज्यादा अफवाह लेवाइथन के बारे में ही फैली थी? तो आपको क्या लगता है, ये लेवाइथन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, साउथ अमेरिका के नीचे एंटार्क्टिका के ऊपर एक सर हमें आज भी दिखता है। एक सर एक ऐसे सांप का जो इतना बड़ा है कि अर्थ को एक साथ निगल जाए। तो दोस्तों, अगली वीडियो है लेवाइथन पार्ट 2, लेवाइथन की असली सच्चाई।